नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए पहली बार ई टेंडरिंग आमंत्रित करने के लिए आरंभ किया गया हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल कारगर सिद्ध हो रहा है। पहली बार 10 करोड़ रुपए से अधिक के इंजीनियरिंग कार्यों के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्किंग कमेटी ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की लगभग 155 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बैठकों में व्यस्त रहे। अलग अलग विभागों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंथन किया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने HEW की बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इंजीनियर वर्क्स के लिए पहली बार ई टेंडर आमंत्रित करने के लिए आरंभ किया गया। हरियाणा इंजीनियर वर्क्स पोर्टल कारगर सिद्ध हो रहा है। पहली बार 10 करोड़ रुपए से अधिक के इंजीनियरिंग कार्यों के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्किंग कमेटी में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की लगभग 155 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में गुरुग्राम की मुख्य सड़क MG रोड का दिल्ली के लोधी रोड की तर्ज पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इफ्को चौक से सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन तक सर्विस लेन, वेंडर जोन और बस क्यू शेल्टर को भी नया रूप दिया जाएगा। धनवापुर में 100 MLD STP के निर्माण, बसई व बहरमपुर में सब स्टेशन से संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पहली बार इंजीनियरिंग कार्यों के लिए HEW पोर्टल एक नया प्रयोग है। अब निविदाओं में भाग लेने वाले ठेकेदारों में से L1 और L2 को बुलाया गया। ठेकेदारों से बातचीत कर कुल 2 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत भी की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हाई पावर वर्किंग कमेटी की बैठक में गुरुग्राम व फरीदाबाद की 10 परियोजनाओं के कार्य आवंटन का एजेंडा रखा गया था। इनमें से 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। कुछ तकनीकी खामियों के कारण शेष परियोजनाओं को आगामी बैठक में रखा जाएगा। एक परिवर्तन किया है और वो विशेष तौर पर जो इंजीनियरिंग वर्क्स का टेंडर होते हैं, अभी तक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपने आप तय करता था, लेकिन उसमें से भी जैसे सप्लाई एंड डिस्पोजल के सामान खरीदने के टेंडर हम करते हैं, उसका जो निर्णय है वो यहाँ चीफ मिनिस्टर के लेवल पर जो कमेटी होती है उसमें होते हैं। इसी प्रकार इंजीनियरिंग वर्क्स के काम भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर जो होंगे वो इसी कमेटी के द्वारा तय किए जाएंगे। और इस नई परंपरा की ये पहली मीटिंग थी जिसके अंदर आज 10 प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर इनवाइट किए हुए थे। उनको सबको खोला गया, लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल ऐसी चीज़ें थी जिनकी क्वायरी की गई तो ठीक उसका उत्तर जो नहीं मिला, जिसके कारण से 10 में से केवल 4 टेंडर ही फाइनल हुए और वो 4 टेंडर की कुल कीमत 157 करोड़ रुपए थी और जिसमें से नेगोशिएशन के बाद 2 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत भी हुई। तो इस प्रकार से ये आज 4 टेंडर फाइनल किए हैं। बाकी 6 टेंडर में से 2 टेंडर रद्द किए हैं। 4 टेंडर का कुछ क्वायरीज हैं जिसके कारण से उनको डेफर किया गया है और अगली मीटिंग में तुरंत वो टेकअप किया जाएगा। सर, आज इसके अलावा अपनी बैठक के लिए आप जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक आप करने जा रहे हैं। अमूमन आप करते हैं, लेकिन आज विधायक दल का रहे। आज तो सिंपल उनसे एक फीडबैक लेंगे कि हमारा जो बजट पेश हुआ है उस बजट का फीडबैक क्या है और उसमें जो भी कुछ बातें हुई हैं वो उसका भी सब ध्यान करेंगे और एक जिसको है ना रूटीन की बैठक है, कोई बहुत अलग विषय इसमें नहीं है। वहीं G20 के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह देश के लिए गौरव की बात है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि सभी G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हरियाणा से अच्छी यादें लेकर जाएं। G20 देश के सभी प्रांतों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हरियाणा को 2 कार्यक्रम मिले हैं और मैं समझता हूं कि हमने हरियाणा में ऐसे सब देशों के लोगों का अवगत करने के लिए अपनी जो व्यवस्थाएं की हैं और एक हरियाणा की एक अच्छी याद वो लेकर के जाए, इस प्रकार के कार्यक्रमों की संरचना की गई।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का समग्र विकास हो रहा है। विकास योजनाओं का फीडबैक लेने और जो भी मांग जिस क्षेत्र की होती है उनके मुताबिक मुख्यमंत्री उन्हें पूरा करने का काम करते हैं। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की लगभग 155 करोड़ की 4 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जो आने वाले समय में गुरुग्राम की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। और करनाल क्लब में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एकत्र डाटा के आधार पर हर वर्ग के कल्याण को जिम्मेदारी अलग अलग विभागों को सौंप दी गई है। ये एक अनूठा प्रयास है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एकत्र डाटा के आधार पर हर वर्ग के कल्याण की जिम्मेदारी ही अलग अलग विभागों को सौंपी गई है। लोगों की देखभाल के लिए पूरे जीवन को 6 आयु वर्गों में विभाजित कर हर आयु वर्ग के लोगों का जीवन सरल बनाने की अनूठी पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की कई योजनाओं को केंद्र सरकार की सराहना मिली है। लाल डोरा को स्वामित्व योजना के रूप में देश भर में लागू किए जाने के बाद अब परिवार पहचान पत्र को भी कई राज्य अपनाने जा रहे हैं। बजट को आमजन ने सराहा है। विपक्षियों ने कहा था कि वो बजट को 0 नंबर देना चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे। करनाल क्लब में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को अपना परिवार बताते हुए कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनना उन्हें अच्छा लगता है और ये एक अनूठा प्रयोग है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का हर हालत में समाधान किया जाएगा। जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले 8 सालों में सरकार व्यवस्था परिवर्तन में जुटी हुई है। इसके लिए कई नई नीतियां बनाई गई हैं, तो कई पुराने कानूनों में संशोधन किया गया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से परिवारों का डाटा इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हर वर्ग के कल्याण के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी हरियाणा की जनता को अब 6 आयु वर्ग में बांट दिया गया है। मोटे रूप से हमने जो आज के इस बजट में कहा जा सकता है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, चाहे वो गरीब है, फिर चाहे वो किसान है, युवा है, जिन जिनको लगता है कि एक रेगुलर वे में सहायता की भी आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है, उस सारे हिसाब से हमने बनाया। और विशेष तौर पर एक जो योजना हमने बनाई कि देश के यानी प्रदेश के सभी परिवारों की चिंता, सभी नागरिकों की चिंता हम किसी न किसी रूप में करें। परिवार से आगे अगर नागरिक इकाई हम देखें तो आज 2,85,00,000 हमारी नागरिकों की एज पर पीपीपी, थोड़े हजार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग इतनी हो गई है। और हर एक की एक एज होती है, उस एज के हिसाब से हमने 6 भागों में पूरे आबादी को बांटा है। 0 to 6 दायित्व दिया है WCD को, 6 to 18 दायित्व दिया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 18 to 25 दायित्व दिया है हायर एजुकेशन को, 25 to 40 दायित्व दिया है युवा और कौशल और यूथ एम्पावरमेंट को, और 40 से 60 ये हमने दिया राजस्व विभाग को, और 60 से ऊपर जो हमारा सेवा विभाग है, सोशल जस्टिस इसको पहले कहते थे, उसी के साथ और कुछ चीजें जोड़ करके तो सेवा विभाग का नाम है, तो 60 से ऊपर के सभी नागरिकों का दायित्व उनको दिया है। यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य अलग अलग आयु वर्ग के होंगे तो 6 के 6 विभाग उस परिवार में जाएंगे। एक 6 साल से कम का है, दूसरा 6 से 18 का है, तीसरा 18 से 25 का है, चौथा सदस्य 25 से 40 का है, पांचवा 40 से 60 का है और छठा 60 से ऊपर का है। तो हर एक विभाग उस परिवार के साथ जुड़ जाएगा, एक एक सदस्य के कारण से जुड़ेगा, लेकिन ओवरऑल हर एक सदस्य की क्या आवश्यकता है
कैसा वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसकी आर्थिक कठिनाई है, उसकी रोजगार की कठिनाई है, उसकी पढ़ाई की कठिनाई है, उसकी कौशल की है, उसके स्वास्थ्य की है, उसके कर्जे की है, उसके रोजगार की है, आखिर तो यही है सब। तो इन सब चीजों के लिए माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट ये करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ये सब संभव हुआ है परिवार पहचान पत्र जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके कारण से। आपको पता है कि 3 साल से हम लगातार इस विषय पर काम कर रहे हैं और संयोग ऐसा है कि जब कभी कोई चुनौती आती है तो उसको अवसर में बदल करके अगर काम करने का अवसर मिलता है तो वो कोविड है। कोविड वाज ए चैलेंज, लेकिन उस समय में हमें भी अपने यहाँ ज्यादा समय बैठ करके काम करने का मिल गया, तो हमने उस समय का उपयोग इस सिस्टम को लागू करने के लिए उसके ऊपर काम करना शुरू किया। हमने उसको अवसर में बदल लिया और आज इस परिवार पहचान पत्र की यानी एक प्रकार से इसका अध्ययन, इसके ऊपर रिसर्च, इसकी डिमांड, इसको लागू करने की घोषणा बहुत प्रांत भी कर रहे हैं। विदेशों को लोग जब उनके सामने रखते हैं, क्योंकि हम अपने प्रदेश की कोई बातें बताते हैं तो उसमें बाकी बातों के साथ ये भी रखते हैं, हम उद्योग की बात भी रखते हैं, हमारे टूरिज्म की बात भी रखते हैं, हमारा सिस्टम जो है कुछ देशों के लिए तो अपनी डेमोक्रेसी का भी सिस्टम रखते हैं। चाइना के लोगों को एक बार मैं मिला, मैंने कहा हमारे यहाँ एक ही महीने में कुछ दिनों के अंतर के बाद पंचायतों के चुनाव हुए, 70,000 लोगों का चुनाव, 70,000 लोगों का चुनाव एक साथ। मैंने कहा हाँ, तो वो बड़ा हैरान कि यहाँ 70,000 और शांतिपूर्वक हो गया, कहीं कोई वाद नहीं हुए, कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें कहीं होती अन्यथा सब चुनाव। तो ऐसे सिस्टम जब रखते हैं वहां परिवार पहचान पत्र की बात भी रखते हैं। वो कहते हैं ये क्या है, जब उनको बताते हैं तब उनको समझ में आता है इट इज यूनिक आइडिया। अभी खोज कर रहे हैं लोग, ये आइडिया है क्या, बहुत लोगों से पूछते हैं, उत्तर किसी को मिलता नहीं है। जीवन को 6 आयु वर्ग में बांटकर लोगों की देखभाल होगी। कई विशिष्ट विभागों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 6 वर्ष तक के बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंप दिया गया है। 6 से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु वर्ग की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग को दे दी गई है। 18 से 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को सौंप दिया गया है। 40 से 60 वर्ष तक के लोगों की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी गई है। 60 से 80 वर्ष तक के अधिक के आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग को सौंपी गई है। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों की देखभाल के लिए नया प्रयोग किया गया है। पीपीपी आंकड़ों के मुताबिक 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के करीब 3600 लोग अकेले रह रहे हैं। इनकी देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत एक आश्रम बनाने की व्यवस्था की गई है। इस आश्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश किया उसमें हर विभाग, हर क्षेत्र और हर वर्ग का ख्याल रखा है। नई योजनाओं की घोषणा की गई है जिन पर 1 अप्रैल से कार्य शुरू हो जाएगा। लेकिन सरकार का ये अनूठा प्रयोग जिसमें जीवन को अलग आयु वर्ग में बांटा गया है, उससे लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल बेहतरीन तरीके से हो सकेगी। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी वो बेहतर तरीके से उठा पाएंगे। और करनाल के उन्नतिशील किसान सुल्तान दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरे हैं। जहां एक तरफ सुल्तान मछली पालन को भारत में नई बुलंदियों तक पहुंचा रही हैं, तो वहीं अब मछली पालक किसान सुल्तान सिंह ने अब एक नई तकनीक भी इजाद की है। और ये तकनीक है क्या और इसके फायदे क्या हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा सरकार किसानों और कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। पिछले 8 सालों में मनोहर सरकार ने किसानों के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई हैं।
जिसके बाद हरियाणा के किसानों ने जोखिम मुक्त खेती को अपनाया। प्राकृतिक खेती की ओर किसान आकर्षित हुए हैं और इसी का नतीजा है कि हरियाणा में किसान अब नई तकनीक और प्राकृतिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं और अपनी आय में भी इजाफा कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल के उन्नतिशील पद्मश्री किसान सुल्तान दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरे हैं। जहां एक तरफ सुल्तान मछली पालन को भारत में नई बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं, तो वहीं अब मछली पालक किसान सुल्तान सिंह ने एक नई तकनीक इजाद की है, जिससे न केवल किसानों की आय दोगुनी होगी, बल्कि आम लोग भी अपने घरों की छत पर ऑर्गेनिक सब्जी उगाकर कई बीमारियों से बच सकेंगे। मछली पालक सुल्तान सिंह ने बताया कि इस तकनीक को उन्होंने कनाडा में देखा था। यह लगभग 5 साल पहले की बात है और उसके बाद उन्होंने इस तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था। इस तकनीक को कामयाब बनाने में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सुल्तान सिंह को 5 साल तो लग गए, लेकिन अब सुल्तान की ये तकनीक देश के लाखों मछली पालक किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस तकनीक से किसान और आम लोग टमाटर, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, प्याज, तोरई, घिया और खीरा, इसके अलावा अन्य सब्जियों का उत्पादन कर सकेंगे। साथ ही ये सब्जियां पूरी तरह से जैविक हैं। इस तकनीक में खास बात यह होगी कि किसानों के खेतों में 3 महीने बाद आने वाली सब्जियों की फसल केवल 45 दिनों में ही हो जाती है। मछली पालक किसान 1 एकड़ में 64 क्विंटल सब्जियों को पैदा कर सकेगा। अगर मछली की बात करें तो 1 एकड़ में 1 साल में 5 से 6 लाख की मछलियां निकाल सकते हैं और शुरुआती समय में 1 एकड़ से मछलियों का काम करने पर 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होता है और इस तकनीक को 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। इसमें थर्माकोल की शीट लगाई जाती है, जिनको लगाने पर एक बार ही खर्च होता है, जो 15 साल तक खराब नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि इस पर सिर्फ शुरुआत में ही खर्च होता है, बाद में यह 15 साल तक आमदनी देती रहती है। इन थर्माकोल की शीट पर 1 फुट के अंतराल पर सब्जी के पौधे लगाए जाते हैं। सब्जियों को पैदा करने पर होने वाला खर्च भी एक ही बार करना होता है। इससे खर्च और मजदूरी बचेगी, खाद और दवाई भी नहीं डालनी पड़ेगी। किसान के खेत में पलने वाली सब्जी का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और मछली तंग भी नहीं होती। मछली का मल मूत्र इन सब्जियों के लिए खाद बन जाता है और पौधों में बार बार पानी नहीं देना होगा। जैविक सब्जी से आमदन ज्यादा होगी क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध होगी, तो अच्छे भाव में ग्राहक के द्वारा खरीदी जाती है। पद्मश्री सम्मानित नीलोखेड़ी के गांव बुटाना के किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि यह तकनीक उन्होंने कनाडा में देखी और तभी उन्होंने तय कर लिया कि इसे बड़े स्तर पर भारत में जरूर इजाद करेंगे। ये सर हमारा जो है एक्वापोनिक्स इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी को। नीचे मछली, ऊपर सब्जी। ऊपर जो हम सब्जी उगाते हैं सारी ऑर्गेनिक है, बिना खाद दवाई के है। किसान को इसका जो बेनिफिट मिलता है यही मिलता है, किसान एक दफ़ा लगा के इसके अंदर दोबारा किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है। मछली को जो हम दाना डालते हैं उस दाने से जो बायोफ्यूल मैटर निकलता है वो सारा का सारा हमारा पौधा ले लेता है। जो पौधे को न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको यहाँ से मिल रहे हैं। उसके बाद अब खेत के अंदर अगर हम सब्जी लगाते हैं तो सब्जी में सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा नलाई गुड़ाई का अंदर है। गुड़ाई की जो हमारी लेबर है वो बहुत महंगी पड़ती है। इसके अंदर एक दफ़ा लगाओ और भूल जाओ, उसके बाद इसमें किसी तरह का कोई खर्चा नहीं है और ना ही इसके अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं किसी भी पेस्टिसाइड वगैरह का, क्योंकि पेस्टिसाइड का अगर हम स्प्रे करते हैं तो मछलियाँ मरने का डर रहेगा। मरने का डर क्या रहेगा, मर जाएंगी। तो इसीलिए तो इसके अंदर जो भी हम जिस तरह का को अगर कोई किसी तरह की बीमारी आती है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसमें ऑर्गेनिक ही यूज करते हैं, उसके अलावा हम कुछ यूज नहीं करते। तो आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है हमारे को ऑर्गेनिक किसान चाहिए। तो ऑर्गेनिक किसान उन लोगों को इस तरीके से मिलेंगे जब उनको वो इस तरीके के पायलट प्रोजेक्ट लगा कर देंगे, इसमें सब्सिडी वगैरह देंगे, तभी फार्मर इसके अंदर एंट्री करेगा। प्रोजेक्ट में मैं ज़्यादा नहीं कहता, इतनी सी जगह में से पूरे साल की एक किसान की 300 रुपये की डेली सब्जी उतर सकती है। जो वो बाज़ार से लेकर आता है उसके बाज़ार में जाने की जरूरत नहीं है, शुद्ध खाना खाएगा। और उसके साथ मछली हमारी 20 टन इसके अंदर पैदा हो सकती है, जिसकी कीमत लगभग बाज़ार में 30 लाख रुपए के आसपास है। तो 10 लाख रुपए हमारे में मछली में कमा सकता है और 3 से 4 लाख रुपए सब्जी से कमा सकता है। किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा जिनके पास मछली पालने का काम है वो इंटीग्रेशन के अंदर और हाई टेक सिस्टम के अंदर एक्वापोनिक्स अडॉप्ट करे और अपनी आय को 6 गुना बढ़ाए। सुल्तान सिंह के बेटे नीरज चौधरी ने भी बताया कि इस पर उन्होंने सिर्फ रिसर्च किया है, उनका प्रयोग सफल हो गया है। अगली बार वो 4 हेक्टेयर भूमि पर इस तकनीक को लाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आम व्यक्ति भी इस तकनीक को अपने घर की छत पर अपनाकर जैविक सब्जियां उगा सकता है।
इसके लिए बकायदा वो आम लोगों को ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरीके की ये पहली तकनीक है जो उन्होंने इजाद की है, जो आने वाले समय में मछली पालक किसानों के लिए नई क्रांति लेकर आएगी। इस तकनीक को देखने के लिए मछली विभाग और बागवानी विभाग के कई बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इस तकनीक को दूसरों तक भी पहुंचाया जा सके। सर, इस टेक्नोलॉजी को एक्वापोनिक्स कहते हैं। एक्वापोनिक्स में मछली और सब्जी दोनों एक साथ की जाती हैं और इस विधि के अंदर दोनों ही चीज़ें, सब्जी भी और मछली भी जैविक होती हैं। ये रासायनिक खाद से परे होता है, रासायनिक खाद की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती, जो कि आज के समय में हरियाणा, पंजाब, कहीं का भी आप देख लो, रासायनिक खाद का बहुत चलन हो चुका है, क्योंकि हर किसान अपनी प्रोडक्शन पर ध्यान देता है। पर हम चाहते हैं भी आने वाला जो युवा है हमारा देश का, उसको एक पौष्टिक खाना और हम शुद्ध खाना दें, तो इसी के लिए हमने जो है इस तकनीक को अपनाया है और हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं एक्वापोनिक्स को अपनाएं और इससे अपनी जो आय है वो 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक बढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर आप सब्जी तो उगा सकते हैं, सब्जी के साथ साथ आप मछली भी उगा सकते हैं। जो सब्जियों का उत्पादन है वो मल से मदद करेगा, मल से ही जो सब्जियां हैं वो उत्पन्न होने में कारगर होंगी, क्योंकि मछली का जो मल होता है उसके अंदर भारी मात्रा के अंदर अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व जो हैं प्रेजेंट होते हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं। दूसरा, इसकी जो तोड़ाई है आप कभी भी कर सकते हैं। आप जिन समय में सब्जियां जो हैं बाहर ख़राब हो जाती हैं बेमौसमी बारिश के समय, उस समय जो है किसान इसकी सब्जियां तोड़ करके बाज़ार में ले जा सकता है, जिससे उसको एक अच्छा भाव मिलेगा। दूसरा जो है, इससे जो इसका जो खाना है वो जैविक होता है, क्योंकि इसके अंदर हम पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते। मछलियों को अगर हम पेस्टिसाइड डालेंगे तो हमारी मच्छी जो हैं इसमें मर जाएंगी, तो इसलिए हम इसको जैविक बोलते हैं पूर्णतः। और बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। ज़्यादातर आप इसके अंदर सलाद पत्ता और बेल वाली सब्जियां करेंगे तो उत्पादन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। मछलियों का जो चयन है, आपने इसमें जो मछलियाँ हवा से सांस लेती हैं, जिनको एयर ब्रीदर मछली बोलते हैं, पंगास हो गया, देसी मांगूर हो गया, पापदा हो गया, सिंगी हो गया, इन मछलियों का आप चयन कर सकते हैं, जिससे आपकी मछलियों को मरने की क्षमता जो है ना के बराबर हो जाएगी। और मछलियों का जो उत्पादन है, अगर मैं छोटे किसान के लिए बात करूं, अगर वो 15 बाय 200 से 250 फीट के शेड में काम करना चाहता है तो इसको बनाने में लगभग 5 लाख के आसपास उसका खर्चा आएगा। और इसी के साथ साथ जो उसमें उत्पादन होगा, 8 से 10 लाख रुपए वो मछली से उत्पादन ले सकता है, 3 से 4 लाख रुपए वो सब्जी से उत्पादन ले सकता है। तो इसी के साथ साथ जो किसान है अपनी आय 2 गुना नहीं 4 से 6 गुना तक कर सकता है। और मेरा भारत सरकार और केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार से यही आग्रह रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के जो हमारे ऑफिसर हैं वो इस प्रोजेक्ट को जो सर्कुलेट करें किसानों के अंदर। किसी भाई को प्रशिक्षण लेना हो, सीखना हो, देखना हो, समझना हो किस तरीके से इस विधि पे काम होता है, तो हमारे फार्म पे वो निःशुल्क, किसी बिना पैसे, कोई उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, वो आ करके इसके ऊपर यहाँ पे अच्छे से देख सकता है, सीख सकता है और इस विधि को अपना सकता है। गमले हैं वो लगाए हुए हैं और 8 गमलों में आप अलग अलग सब्जी भी कर सकते हैं, एक तरीके की सब्जी भी कर सकते हैं। इसमें हमने कोकोपीट यूज किया है, जिसमें पौधा बहुत आराम से ग्रोथ करता है। इसी के साथ साथ जो इस पे एक शीट पे खर्चा आया हुआ है वो लगभग 1000 रुपये के आसपास आया हुआ है, सभी फल और ये आपका पेड़, गमला और शीट मिला करके। ये जो विधि है किसानों की आय 2 गुनी नहीं 4 से 6 गुना करने का विश्वास दिलाती है और हमने इस विधि को कामयाब करके दिखाया है। तो ज़्यादा से लोग अगर इसको अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री जी का सपना है हम वो पूरा कर सकेंगे और अपने देश का जो भोजन की और हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, देश की आय के अंदर हम वृद्धि करने में कहीं ना कहीं सहायक होंगे। मेरा नाम नीरज चौधरी, गाँव बुटाना, जिला करनाल, हरियाणा। हरियाणा में सुल्तान सिंह ही नहीं, अब तक ऐसे सैकड़ों किसान प्रगतिशील किसान के तौर पर उभरे हैं, जो कृषि में नई तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी आय को तो दोगुना कर ही रहे हैं, साथ ही दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे किसानों को सरकार की तरफ से सहायता भी मिल रही है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।